Assalamu alaikum dear students. I am your teacher Dr. Burhan Zamir and this is our 18th lecture of classical mechanics. गुज़िश्ता लेक्चर में हमने क्वालिटेटिव डिस्कशन की थी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल सॉल्यूशन ऑब्टेन करेंगे किसी भी पार्टिकल का जो सेंट्रल फोर्स में मूव कर रहा है। तो जो लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्यूशन फाइंड किया था, उस सॉल्यूशन को लेकर एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के लिए हम सॉल्व करेंगे जो सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल है, और हम देखेंगे कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो हमें क्या सॉल्यूशन देगा और उस सॉल्यूशन की ज्योमेट्री क्या होगी। तो इस तरह से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स जो पॉसिबल हैं या जो पॉसिबल नहीं हैं उनको एनालिटिकली आज डिराइव करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो हम प्रीवियस लेक्चर में जो हमने सॉल्यूशन फाइंड किया था सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम के लिए, वो सॉल्यूशन ये है। ये बेसिकली लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने सॉल्व किया था फॉर सेंट्रल फोर्स फील्ड, और उसके लिए हमारे पास दो इक्वेशंस थी, आर और थीटा में, यानी रेडियल डिस्टेंस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। तो उसमें जो थीटा इक्वेशन थी वो मैं ले रहा हूँ। इस थीटा इक्वेशन में चूँकि हम चाहते हैं कि इसको एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के लिए सॉल्व किया जाए, आपको यहाँ ये पोटेंशियल एनर्जी नज़र आ रही है। तो वो पर्टिकुलर पोटेंशियल क्या होगा, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो कि यहाँ पर ये लिखी हुई है। ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये सेंट्रल फोर्स फील्ड से आती है। दिस इज़ द इनवर्स स्क्वायर लॉ विच इज़ द सेंट्रल फोर्स। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे इस सॉल्यूशन को। और ये भी आप देख लीजिए कि ये जो फोर्स है उससे ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड हो सकती है। तो ये जो फोर्स है, अगर आप इसको कंजर्वेटिव फोर्स के तौर पर लें, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ ऑलवेज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो अगर आप इसको कंजर्वेटिव फोर्स के तौर पर लें तो वी कैन राइट द कंजर्वेटिव फोर्स एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो उस रिलेशन को हम यूज़ करते हैं, और उस रिलेशन में फ़ोर्स का ये फंक्शन जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें पोटेंशियल एनर्जी इस फॉर्म में मिल जाएगी -k/r। सो वी यूज़ दिस पोटेंशियल एनर्जी in the solution of the Lagrange equation here, and also we change some variables, that angular momentum divided by the radial distance is a new variable u, where du is given by -L/r square into dr. तो ये substitutions along with this potential energy, when substituted in this solution we get this solution। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। अब इसको इस सोल्यूशन को फर्दर सॉल्व करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई किया थोड़ा सा, फिर इसमें फर्दर चेंज ऑफ वेरिएबल्स मैं कर रहा हूँ, दैट u माइनस म्यू k/l इज़ इक्वल टू अ न्यू वेरिएबल v, सो दैट dv इज़ इक्वल टू du एंड v स्क्वेयर इज़ इक्वल टू दिस फंक्शन। अब आप देख लें कि ये जो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है, इसमें v स्क्वेयर को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, वो हमने किया। तो हमारे पास ये आ गया। इसमें आप देखिए डिनोमिनेटर में ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, इनको हम सी स्क्वेयर ले लेते हैं। ये सी स्क्वेयर हमारे पास ये टर्म आ गई, तो मेरे पास ये इंटेग्रल कुछ यूँ बन गया। अब ये इंटेग्रल एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रीवियस स्लाइड में जो इंटेग्रल था उसको सॉल्व करने के लिए वो यूज़ द ट्रायंगुलर सब्स्टिट्यूशन। ट्रायंगुलर सब्स्टिट्यूशन क्या है कि अगर हमारे पास ये एक ट्रायंगल है जिसमें सी और वी दो पैरामीटर्स हैं एट एन एंगल फाई, तो फिर ये जो आपका परपेंडिकुलर होगा वो स्क्वायर रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर होगा। तो यहाँ से साइन फाई अगर ऑब्टेन करें तो इट विल बी स्क्वायर रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी। और इसी तरह से अगर आप इस साइन फाई का डिफरेंशियल ले लें बोथ साइड्स पर, तो वी विल हैव कोस फाई डी फाई इज़ इक्वल टू माइनस v/c dv ओवर स्क्वायर रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर।
तो ये हमारे पास आ जाता है। यहाँ हमने v को वेरिएबल ट्रीट किया है, c कांस्टेंट है, तो इस वजह से जब इसका डेरिवेटिव होगा तो v/c भी आएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट ये है कि ये जो v/c है, ये इस डायाग्राम में आप देखें तो ये अगेन cos फाई बन जाता है। तो v/c इज़ cos फाई, cos फाई को कैंसिल आउट कर दें तो d फाई इज़ इक्वल टू माइनस dv/√c² माइनस v²। तो ये वही फंक्शन आ गया जो हमारे पास प्रीवियस स्लाइड में लास्ट इंटेग्रल में था। तो इस फंक्शन को हम क्या लिखेंगे, d फाई। अब हमारे पास ये कंप्लीट डिफरेंशियल बन गया। इसका जो सोल्यूशन होगा वो d फाई का फाई बन जाएगा, और ये कांस्टेंट जो हम ले रहे थे थ्रू आउट, जो लेफ़्ट साइड से थीटा के साथ आया था एक्चुअली, इसको हम थीटा नोट लिख देते हैं और इसे दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो थीटा माइनस थीटा नोट इज़ इक्वल टू फाई। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया। अब हम रीसब्स्टिट्यूशंस करेंगे, जो वैल्यूज़ भी हमने सब्स्टिट्यूट की थी उनको रीसब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ दोनों साइड पर कोस ले लिया, और यहाँ कोस फाई की वैल्यू ट्रायंगुलर सब्स्टिट्यूशन से हमने v/c सब्स्टिट्यूट की। तो v और c की वैल्यूज़ हमने जो ली हुई थी उनको हम यहाँ पुट कर देते हैं। ये v था हमारा और ये c था, तो ये हमने सब्स्टिट्यूट करके ये जो नीचे फंक्शन है इसको ऊपर ले जाइए और u की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा। सो दिस इज़ आवर फाइनल सोल्यूशन ऑफ द एंगुलर solution obtained from the Lagrange equation of motion। तो इसको डिस्कस अब हम करेंगे। ये डिस्कशन के लिए हमारे पास आ गया। तो इसकी डिस्कशन में पहली बात ये है कि व्हेन थीटा इज़ इक्वल टू थीटा नोट होगा तो क्या होगा। थीटा नोट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू बट थीटा इज़ अ वेरिएबल। थीटा जो है वो थीटा नोट के इक्वल कर देते हैं, तो ये जो फंक्शन है ये cos 0 बन जाएगा। cos 0 इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम E की वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू, टोटल एनर्जी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हमारे पास टोटल एनर्जी की वैल्यू आ गई। तो अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद है तो वहाँ टोटल एनर्जी की जो वैल्यू थी इट वाज इक्वल टू इफ़ेक्टिव पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो आप देखें कि यहाँ इफ़ेक्टिव पोटेंशियल तो है, ये सारा इफ़ेक्टिव पोटेंशियल है, जिसमें ये जो सेकंड टर्म है इट रिप्रेजेंट द अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ इनवर्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी, और ये जो फर्स्ट टर्म है इट वाज द सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी की टर्म नहीं है, वो ख़त्म हो गई। तो अगर यहाँ काइनेटिक एनर्जी की टर्म नहीं है तो इसका क्या मतलब है। आप देखिए कि मोशन में जब काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है लेकिन मोशन कंटिन्यू रहती है, तो इसकी एग्ज़ाम्पल जो है वो सर्कुलर मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन और एलिप्टिकल मोशन, ये सारी इसकी एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो फॉर इंस्टेंस अगर आप सिंपल हार्मोनिक मोशन को ही देखें तो आपको पता है एक्सट्रीम पोजीशंस पर जब सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही होती है तो पीरियोडिक मोशन है, आपको पता है, जैसे पेंडुलम की मोशन है, मैथ स्प्रिंग सिस्टम की मोशन है, या एलिप्टिकल मोशन भी आप देखेंगे अभी लेटर ऑन। तो इनमें जब पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशंस पर होता है तो वहाँ टर्निंग पॉइंट होता है उसका, वो वहाँ से टर्न बैक करता है। तो उस पॉइंट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी रह जाती है जिससे वो टर्न बैक करता है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास एनर्जी आई है जिसमें काइनेटिक एनर्जी की टर्म ज़ीरो हो गई है, ये हमें टर्निंग पॉइंट देगी या पॉइंट्स देगी। तो आए देखते हैं कि टर्निंग पॉइंट या टर्निंग पॉइंट्स जो हैं वो क्या होंगे। तो ये हमारा सोल्यूशन है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो थीटा इज़ इक्वल टू थीटा नोट पे हमने वो एनर्जी फाइंड की जिस पे टर्निंग पॉइंट्स होंगे। तो इट कोरिस्पॉन्ड्स टू आर बीइंग वन ऑफ द टू टर्निंग पॉइंट्स। तो उनको हम कैसे लेंगे कि जब थीटा इंक्रीज़ करेगा अबव थीटा नोट, यानी व्हेन थीटा इज़ ग्रेटर देन थीटा नोट, और वो इंक्रीज़ कर रहा है, तो आपको पता है एंगल इंक्रीज़ कर रहा हो तो कोस का फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा होता है। तो अगर कोस का फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा हो इस सोल्यूशन में देखिए, तो फिर ये आर जो है रेडियल डिस्टेंस ये इंक्रीज़ करेगा। उसकी रीज़न क्या है कि ये आप देखें आर और कोस ये इन्वर्सली यहाँ प्रोपोर्शनल नज़र आ रहे हैं हमें, इनका इन्वर्स रिलेशन है क्योंकि ये 1 ओवर समथिंग है और ये कोस का फंक्शन है। तो कोस ऑफ द एंगल इज़ इक्वल टू
समथिंग डिवाइडेड बाय आर। तो यहाँ पर ये इन्वर्स रिलेशन है हमारे पास, तो अब हम इसको दोबारा पढ़ते हैं। एज थीटा इंक्रीजेज अबव थीटा नोट, कोस थीटा माइनस थीटा नोट डिक्रीजेज। तो चूँकि ये डिक्रीज़ करेगा तो आर इंक्रीज़ करेगा। इसका मतलब है कि थीटा ओवर थीटा नोट जो है, थीटा माइनस थीटा नोट जो है, ये जब थीटा इक्वल टू थीटा नोट होगा तो एक तो उससे अबव वैल्यूज़ जब थीटा लेगा, थीटा इज़ इक्वल टू थीटा नोट से अबव वैल्यूज़ जब लेगा तो उन वैल्यूज़ पर टर्न होकर आर इंक्रीज़ करेगा, इंक्रीजिंग आर पर टर्निंग पॉइंट आएगा हमारे पास। और दूसरा थीटा इज इक्वल टू थीटा नोट जो है ना, इट कोरिस्पॉन्ड टू द टर्निंग पॉइंट एट स्मॉलेस्ट रेडियल डिस्टेंस आर मिनिमम। यानी जब थीटा बिलो थीटा नोट जाएगा तो इस सिचुएशन में कोस की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी तो आर डिक्रीज़ करेगा। तो जब आर डिक्रीज़ करेगा तो एक टर्निंग पॉइंट आएगा मिनिमम आर पर, तो एक मैक्सिमम आर पर टर्निंग पॉइंट आएगा और एक मिनिमम आर पर टर्निंग पॉइंट आएगा। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए आप ये देखिए, मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाई है एलिप्टिकल ऑर्बिट की। अभी हमने प्रूव नहीं किया कि ये ऑर्बिट एलिप्टिकल है या नहीं, लेकिन अभी हम कुछ देर बाद इसको प्रूव भी कर लेंगे, इसके एनालिटिकल सॉल्यूशन तक पहुँच जाएंगे। तो अगर ये टर्निंग पॉइंट है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, सन यहाँ है आपका इस फोकस पर, तो अगर ये पॉइंट टर्निंग पॉइंट है आपका तो फिर आर मिनिमम होगा, और अगर ये पॉइंट टर्निंग पॉइंट है आपका तो फिर आर मैक्सिमम होगा। तो ये इसकी वजाहत जो है, इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ एनालिटिकली हमने डिस्कस की है। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम विच इज़ गिवन बाय दिस इक्वेशन, लेट अस डिफाइन अल्फ़ा इज इक्वल टू एल स्क्वायर ओवर म्यू के and epsilon is equal to square root of the function given in this denominator। तो चूज़ थीटा नोट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। हम मोशन को स्टार्ट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली, यानी कि थीटा नोट ज़ीरो। थीटा नोट वाज द इनिशियल एंगल, तो इनिशियल एंगल जो है वो ज़ीरो लेने का मतलब ये है क्योंकि ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ है, यानी हॉरिजॉन्टल है एक्सिस के साथ हम बनाते हैं। क्योंकि हम पोलर सिस्टम में डील कर रहे हैं, तो पोलर सिस्टम में एंगल ज़ीरो होने का मतलब है कि हॉरिजॉन्टली जो है ना वो रेडियस वेक्टर जो है या रेडियल डिस्टेंस आपका वो हॉरिजॉन्टल जो है ना वो बनता है आपका। तो आपका पार्टिकल जो है वो इस वक्त हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है, थीटा इज इक्वल टू थीटा नोट, हम इनिशियल एंगल को ज़ीरो ले रहे हैं। तो सो दैट सोल्यूशन बिकम्स, तो सोल्यूशन आपका क्या बनेगा देख लें आप। ये फंक्शन जो है एक्सेप्ट आर, ये अल्फ़ा हमने ले लिया है, तो दिस विल बी अल्फ़ा ओवर आर माइनस वन, और डिनोमिनेटर में ये सारा स्क्वायर रूट का फंक्शन हमने एप्सिलॉन के इक्वल ले लिया है, तो दिस इज़ डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। इसको रीअरेंज कीजिए, अल्फ़ा ओवर आर इज़ इक्वल टू वन प्लस एप्सिलॉन कोस थीटा। दिस इज़ द वेरी फेमस इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन विद वन फोकस एट द ओरिजिन। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई जो ये बता रही है कि आपका जो पार्टिकल है इट डिफाइंस अ कॉनिक सेक्शन। तो ये कॉनिक सेक्शन के जो एलिमेंट्स हैं आपके, उनमें से किस कॉनिक सेक्शन को ये डिस्क्राइब करेगा, इट डिपेंड्स ऑन योर एसेंट्रिसिटी। तो एसेंट्रिसिटी यहाँ पर डिफ़ाइन हुई है ये एप्सिलॉन। तो आइए अब इसके डिफरेंट केसेस को हम डिस्कस कर लें। So this is the equation of a conic section with one focus at origin. The quantity epsilon is called the eccentricity, and 2 alpha is termed as lattice rectum of the orbit. Conic sections are formed by the intersection of a plane and a cone. A conic section is formed by the loci of points formed in a plane where the ratio of the distance from a fixed point, the focus, to a fixed line called डायरेक्ट्रिक्स इज़ अ कांस्टेंट। तो ये दिस इज़ वेरी फेमिलियर टू यू, आप लोगों ने इसको प्लेन कर्व में पढ़ा हुआ है सारा। सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ आर इन द प्रीवियस इक्वेशन इज़ गिवन बाय दिस इक्वेशन अकर्स व्हेन थीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो और व्हेन कोस थीटा इज़ अ मैक्सिमम। तो आर चूँकि आप देख रहे हैं थीटा कोस थीटा के इन्वर्सली रिलेटेड है, तो मिनिमम वैल्यू आपकी जो होगी कोस जब मैक्सिमम होगा
तो आर मिनिमम आएगा आपका। Thus the choice of the integration constant corresponds to measuring theta from r minimum, which position is called the पेरीसेंटर। तो जो मिनिमम आर के लिए पोजीशन आपके पास आई थी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो मिनिमम आर के लिए जो आपके पास पोजीशन है उसको हम पेरीसेंटर कहते हैं, एंड आर मैक्सिमम कोरिस्पॉन्ड टू द एपोसेंटर, और जब जो टर्निंग पॉइंट आर मैक्सिमम पे था उसको हम एपोसेंटर कहेंगे। द जनरल टर्म for turning points is apsides, so these are the apsides, pericenter and apocenters. The corresponding terms for motion about the sun are, तो अगर ये सन के अबाउट मोशन हो रही है तो फिर इन्हीं दोनों टर्निंग पॉइंट्स को हम कहते हैं पेरीहेलियन एंड एपहेलियन। एंड फॉर मोशन अबाउट अर्थ, जैसे हमारा मून अर्थ के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, तो इन टर्निंग पॉइंट्स को हम कहते हैं पेरीजी एंड ओपोजी। सो ये हमारी डिस्कशन होगी टर्निंग पॉइंट्स की और कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन की। अब हम डिफरेंट एसेंट्रिसिटी की वैल्यूज़ पर देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास डिफरेंट कॉनिक सेक्शन के एलिमेंट्स आते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो इक्वेशन है ये पोलर सिस्टम में लिखी गई है। अगर आप इसको कार्टेशियन सिस्टम में ले जाएं तो आपको एग्जैक्ट कॉनिक सेक्शन की इक्वेशंस भी मिल जाएंगी, जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे। सो वेरियस वैल्यूज़ ऑफ द सेंट्रिसिटी एंड हैंस ऑफ द एनर्जी क्लासीफाइड टू ऑर्बिट्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कॉनिक सेक्शंस। तो चूँकि सेंट्रिसिटी में एनर्जी जो है ना उसके अंदर मौजूद है, जो हमने फंक्शन डिफ़ाइन किया सेंट्रिसिटी, उसमें एनर्जी की टर्म मौजूद है। तो सेंट्रिसिटी एक मैथमेटिकल टर्म है, लेकिन बेसिकली उसमें एनर्जी जो है वो डिफ़ाइन करेगी कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिट जो हैं वो कॉनिक सेक्शन से कैसे बन सकते हैं। तो इस सिचुएशन में आप जो हमने एप्सिलॉन को डिफ़ाइन किया है एनर्जी की टर्म्स में लास्ट स्लाइड में, उससे देख सकते हैं कि जब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 होगा तो एनर्जी ग्रेटर देन 0 होगी। तो आपको पता है कि अगर एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 हो तो हाइपरबोला डिफ़ाइन होता है। इसी तरह से प्रीवियस इक्वेशन से आप देखें कि अगर एप्सिलॉन इक्वल टू 1 होगा तो एनर्जी इक्वल टू 0 होगी, और एप्सिलॉन इक्वल टू 1 डिफ़ाइन करता है पैराबोला को। इन द सेम वे अगर एप्सिलॉन बिटवीन 0 एंड 1 होगा तो जो एनर्जी होगी वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी और 0 के दरमियान होगी। और आपको पता है 0 और 1 के बीच अगर एप्सिलॉन एसेंट्रिसिटी आ जाए हमारी तो हम एलिप्स डिफ़ाइन हो जाती हैं। इसी तरह से अगर एसेंट्रिसिटी जो है वो 0 होगी तो इस सिचुएशन में टोटल एनर्जी जो है वो मिनिमम पोटेंशियल के इक्वल आएगी, एंड एसेंट्रिसिटी इक्वल टू 0 डिफाइन द सर्कल। So this is the summary of the today's discussion, which reveals that when a particle comes to an inverse square potential, it can be rotated by this potential depending upon the total energy of the particle. It can be turned into an orbit like an ellipse or a circle depending upon its energy, or it can come to the closest point of the central potential, and it is reflected back in the form of a hyperbola or a parabola, and we do not have an orbit. तो हमारे पास दो सिचुएशन होती हैं कि अगर एक पार्टिकल जो है वो सेंट्रल फोर्स फील्ड में एंटर होता है तो या तो वो टर्न होगा और एक ऑर्बिट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। वो ऑर्बिट ऑब्वियसली एक एलिप्स होगी, सर्कल भी एक एलिप्स का स्पेशल केस होता है। तो या फिर वो पार्टिकल जो है वो ऐसे रिफ्लेक्ट होगा टर्निंग पॉइंट से कि वो एक क्लोज ऑर्बिट में नहीं आ सकता, इसलिए वो ऑर्बिट ही नहीं बनाएगा और वो रिपेल बैक हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला और हाइपरबोला। So this is the discussion about the different types of orbit which may be possible. ये डिस्कशन सारी हमने दो चीज़ों को लेकर की। एक तो सोल्यूशन जो हमने सेंट्रल फोर्स फील्ड के लिए निकाला, लग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन हमने बनाई थी, उसका सोल्यूशन हमने ऑब्टेन किया। लेकिन सोल्यूशन उस वक्त ऑब्टेन हुआ जब हमने सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल को यूज़ किया, तो उससे हमारे पास जो है ना ये सारी डिस्कशन आ गई।
ये सारी डिस्कशन हमने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में की है। लेकिन अगर हम अपने इस सोल्यूशन को जो हमने ऑब्टेन किया, जो इक्वेशन हमने बनाई कोनिक सेक्शन की जो पोलर सिस्टम में थी, अगर हम इसे एक पर्टिकुलर केस जो कि एलिप्स का केस है, क्योंकि हमने देख लिया कि क्लोज ऑर्बिट जो है वो एलिप्टिकल ही हो सकते हैं, तो अगर हम एलिप्स के केस के लिए इस पोलर इक्वेशन को कार्टेशियन सिस्टम में चेंज करें तो हमें एग्जैक्ट इक्वेशन वो मिल जाएगी जो जिससे हम ज़्यादा फेमिलियर हैं। तो उसको भी डिस्कस करेंगे। क्लोज ऑर्बिट्स को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह के ऑर्बिट हो सकते हैं। तो क्लोज ये जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये इसमें भी आप देखिएगा कि इसमें ओपन और क्लोज ऑर्बिट हमें मिल सकते हैं। देर में भी टू सिचुएशंस कि एक क्लोज ऑर्बिट हमें मिले और एक सिचुएशन ये भी होगी कि हमें इसमें भी एक ओपन ऑर्बिट मिल सकता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सारी डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से जो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैं उनको किस तरह से डिस्कस किया जा सकता है। सेकेंडली, आज के इस लेक्चर के बाद हम केपलर के 2 लॉज जो हैं वो अभी तक प्रूव कर चुके हैं। एक आज हमने ये देख लिया कि द ऑर्बिट्स विच आर पॉसिबल फॉर अ प्लैनेट इन एन इनवर्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी आर द एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। तो ये हमने केपलर का फर्स्ट लॉ जो है ये इसके साथ ही प्रूव हो जाता है। तो प्रीवियस एक लेक्चर में हम केपलर का लॉ ऑफ एरियाज़ भी प्रूव कर चुके हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम एलिप्टिकल ऑर्बिट्स को भी डिस्कस करेंगे और केपलर थर्ड लॉ जो है हमारा, केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड्स, टाइम पीरियड का जो लॉ है, उसको भी प्रूव करेंगे।